तो अब हम करते हैं सी सेट 2022 के क्वेश्चंस आगे। सी सेट 2022 के हम थे 54th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है ये इफ़ 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू सम 12 ऐसे लास्ट तक जाएंगे, मतलब कि क्या ये क्या है 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल मतलब 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 ऐसे करते करते कहाँ तक इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, ये किसके बराबर है? ये बोल रहे हैं कि ये दिस इक्वल्स टू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर m इंटू n, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। मुझे m की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ m क्या है? मतलब कि 3 की पावर में कुछ है, तो इसमें से मुझे 3 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। 3 का मल्टीपल क्या है? 3, इसमें 6 होगा और 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। यही है 3 के मल्टीपल। मतलब कि अब देखो इसमें क्या है 3 की पावर 1 एक, यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 इंटू 4, यहाँ पे 3 इंटू 5। तो टोटल कितने 3 बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 3 की पावर 6 इंटू समथिंग। तो m की वैल्यू क्या आई? 6। यही होगा ना भाई। ये मैंने 3 को लिख दिया 3। देखो जो वैसे टर्म है ना 1 2, अच्छा 4 5 और 7 8 और 10 11 और 13 14, ये सब तो एक साथ हो गए, ये सब चला जाएगा n में। अच्छा, जो 3 वाले थे वो मैंने सब एक साथ मल्टीप्लाई किए, उनमें से देखा कि 3 कितने टाइम्स है। 3 है मेरा 6 टाइम्स। जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या, जैसे ये नंबर ऑफ़ 3 का मल्टीपल कितने हैं 5, लेकिन जो 9 है ना इसमें 2 टाइम आता है, तो वैसे ये जल्दबाजी में कई बार 5 लगा देते हैं, लेकिन होगा 6। क्यों? क्योंकि 9 में 2 टाइम्स आता है 3, तो 3 की पावर 6। तो m इक्वल्स टू 6, यही कंपेयर करना था मुझे, बस हो गया 54th। अब देखते हैं 55th। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 2 12 36 80 150 और x। ये इसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या था? देखो ये क्या है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। अच्छा, इसमें 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस 1 ये 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 8 12 हो गया। इसको लिख सकता हूँ मैं 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब कितना हो जाएगा? 36। इसको 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, इसको 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब। तो x क्या होगा? x होगा जब 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या कौन सी टर्म आती है? 6। तो 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216। दोनों को ऐड करो, 6 6 12 3 4 5 252। तो ऑप्शन बी आ गया समझ। ये हो गया हमारा 55th। अब देखते हैं 56th को। अच्छा जी, 56th है वन नॉन जीरो डिजिट, वन वॉवल एंड वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन कैपिटल आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड such that each password has to start with a vowel and ends with a consonant. How many such passwords can be generated? अच्छा जी, देखो नॉन जीरो डिजिट लेनी है। नॉन जीरो कौन सी होती है? 1 से 9 तक। तो टोटल कितनी होगी? 9 डिजिट्स। अच्छा, 1 वॉवल कितने होते हैं टोटल? 5 वॉवल्स होते हैं मेरे पास। अच्छा जी, और 1 कॉन्सोनेंट लेना। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ये हो गया कॉन्सोनेंट। अच्छा जी, मुझे अब पासवर्ड बनाना कोई 3 डिजिट का, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ अब सबसे पहले आना चाहिए वॉवल। वॉवल कितने? 5 में से कितने भी लेने हैं मुझे? सॉरी, 5 में से कोई एक लेना है। तो 5C1 यही होता है भाई। मुझे अगर 5 में से कोई एक चूज़ करना हो तो कॉम्बिनेशन क्या बनता है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया होगा तो उसमें होता है 5C1। अच्छा, इनटू इसके बाद लास्ट किससे करना? मुझे लास्ट करना वो कह रहे हैं कॉन्सोनेंट से। तो कॉन्सोनेंट कितने?
21, उनमें से कितने लेने हैं मुझे? 21C1, 21 में से कोई भी एक चूज़ करना है मुझे। अच्छा, अब लेना बीच में क्या होना चाहिए? एक नॉन जीरो डिजिट, वो कितने टोटल? 9, उनमें से कितना लेना है? एक। पासवर्ड बनाते टाइम तो मैं एक ही यूज़ करूँगा ना। देखो ये ऐसे हो सकता है जैसे A2S, अगर मैं इस टाइप से कोई पासवर्ड बनाऊँ, देखो AEIOU, ये हो गए वोवल। अच्छा, और 1 से 9 तक ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स होगी, और इसके अलावा ABCD में जो भी होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट। इनमें से कोई भी एक रैंडम नंबर लो, इस टाइप से पासवर्ड बनाने हैं, इस टाइप से बनेगा ना। तो 5 में से कोई एक होगा 5C1, 9 में से कोई 1 होगा 9C1, अच्छा 21 में से कोई 1 होगा तो 21C1। इसको खोलोगे तो ये 5, इसको खोलोगे तो ये 9, इसको खोलोगे तो ये 21। सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा? 45 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 45 इंटू 2 945। ठीक है, ये आ गया 945, हो गया 56। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 57th। ये है देर आर 9। ये देखो ये 57th को करते हैं हम बाद में, लास्ट में करेंगे, याद रखना 57th हमारा बचा हुआ है। ये क्वेश्चन वैसे पेपर में छोड़ने वाले होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हाँ, पर करेंगे इसको लास्ट में करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 58th को देखते हैं अभी। 58th है द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। कोई भी 3 कंजुगेटिव नंबर कौन से होते हैं? कंजुगेटिव नंबर वो होते हैं जो जिनके बीच में डिफरेंस सिर्फ 1 हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये तीनों आपस में क्या है? कंजुगेटिव। 1 और 4 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? डिफरेंस कितना दोनों के बीच में? 3 का। अच्छा, तो इस टाइप से मुझे कितने नंबर लेने? 3 नंबर लेने। तो मैं कौन कौन से ले लूँ? A-1 और दूसरा A और A+1। भाई एक का डिफरेंस लाना ना मुझे, तो एक मैंने A लिया, एक दूसरा नंबर क्या होगा? उससे एक कम, और तीसरा उससे एक ज़्यादा, ये होंगे कंजुगेटिव आप सब। अच्छा, ये बोल रहे हैं इन तीनों नंबर्स का सम जो है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो A-1 प्लस A+1 इक्वल्स टू A इंटू A-1 इंटू A+1। ठीक है जी। अब इन सब का सम करोगे तो -1 से +1 ख़त्म, ये कितना हो गया? 3A इक्वल्स टू A इंटू A। अच्छा, ये क्या हो गया? A-1 इंटू A+1, A-B इंटू A+B। ये क्या आइडेंटिटी क्या होती है? ये होता है A² - B²। तो यहाँ पे A क्या है? वो तो A ही है, A² माइनस B क्या है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करूँ मैं? A इंटू A² -1 -3A इक्वल टू 0 लिख दूँ। ये जो प्लस का 3A था इधर जाएगा तो ये -3A। तो अच्छा, अब इसमें से A कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? A² -1 -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आइदर A इक्वल्स टू 0 और A² -4 इक्वल्स टू 0। तो A² इक्वल्स टू 4, तो A इक्वल्स टू +-2, कि या तो A मेरा 0 हो जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं A 0 रख दूंगा तो नंबर क्या बनेंगे मेरे? -1 0 और 1। इनका सम कितना है? 0, और प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट वो भी 0। ऐसे ही तुम +1 और +2 और -2 में -2 से चेक करोगे तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ऐसे मेरे कितने केस बने टोटल? भाई A की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? तो 0 हो या फिर 2 हो या फिर -2 हो। टोटल कितने हो गए? तेरी ओनली 3 पेयर्स। आ गया समझ में? बस ये था कि एक 0 भी होगी। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं 59th वाला। वो है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। अच्छा, नॉन डिस्टिंक्ट और नॉन जीरो। पहली बात तो नॉन जीरो नंबर कौन से होते हैं? नॉन जीरो होते हैं 1 से 9 तक। दूसरी ये है कि x और y दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अब मान के चलो x के लिए कितने डिजिट्स, x के लिए कितने वो है मेरे पास डिजिट्स? 9 है टोटल। भाई 1 से 9 तक मैं कोई भी ले सकता हूँ, कोई भी एक। तो 9C
9C1 जो पहले किया था ना कि 9 में से कोई भी एक चूज़ कर सकता हूँ मैं। अच्छा y के लिए कितने होंगे, अब ये बताओ y के लिए क्या होगा। y के लिए होगा 8C1। अब सोचो 8C1 क्यों है, 8C1 इसलिए है क्योंकि जो नंबर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ वो मैं y में नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, डिस्टिंक्ट डिजिट होंगी दोनों, x और y अलग अलग होंगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 8 ले लिया x को तो y 8 नहीं हो सकता, 1 और कुछ भी हो सकता है, 2 4 3 कुछ भी, 8 नहीं होगा, बस हो गया। अच्छा तो अब मुझे क्या बताना है, ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, तो 0 पॉइंट टोटल। अच्छा x के कितने वो है 9C1 इंटू 8C1 कितना हो जाएगा, 9C1 9, 8C1 8, 9 इंटू 8 72 ऐसे नंबर बन सकते हैं टोटल। जैसे मान के चलो x की वैल्यू में 8 ही ले लूँ तो 8 के साथ कितने नंबर बन जाएंगे मेरे, 1 या फिर 2 या फिर 3 4 5 6 7 और 9, तो ये टोटल कितने हो गए 8 लेने के बाद। अब ये नंबर 8 हो चुके हैं, तो अभी भी जब मैंने ये फिक्स कर दिया 8, अगर मैं इसको 1 ले लेता तो 2 3 यहाँ से यहाँ तक कितने चले जाते, तब भी ये 9 तक जाते, तब ये नंबर 8 होते। ऐसे ही करते करते चलाऊंगा तो मैं टोटल 72 नंबर बनेंगे मेरे, समझ गए, 9C1 इंटू 8C1। तो आ गया डिस्टिंक्ट डिजिट। अच्छा अब देखते हैं ये वाला कौन सा, 60th। द एवरेज वेट ऑफ ABC इज़ 40 kg। अच्छा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले। एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन लिख लो यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। अच्छा जी अब मुझे बताओ एवरेज कितनी है 40, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी हैं, A प्लस B प्लस C, और टोटल नंबर कितनी है ऑब्जर्वेशन की 3। कितने टर्म है टोटल 3 ही तो हैं, ये हो गया। ये तो एक इक्वेशन तो इससे बनेगी। अच्छा जी वो क्या बनेगी, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 120, ये होगी फर्स्ट। 120 कैसे, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई में। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, B प्लस D प्लस E डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 42, ये रहा। एवरेज वेट ऑफ BDE 42 है, तो यहाँ से क्या आएगी, B प्लस D प्लस E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6, 126, ये सेकेंड होगी। अच्छा जी इफ़ द वेट ऑफ F इज इक्वल टू B देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। अच्छा जी A B C D E 6 3 3 6 D E F। ओके देखो अब इन दोनों का सम करो, क्या आएगा, A प्लस B प्लस C प्लस B प्लस D प्लस E इक्वल्स टू 120 प्लस 126, यही होगा। अब यहाँ पर देखो F जो है ना उसका वेट किसके बराबर है, B के बराबर है, मतलब कि B इक्वल्स टू F है। तो जहाँ यहाँ पे 2 B आ रहे हैं ना उनमें से एक को क्या लिख सकता हूँ मैं, F। तो अब ये क्या हो गया, A लाना किसका था मुझे एवरेज वेट, देखो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, देखो यहीं पे देखो एवरेज वेट लाना मुझे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, ये तो हो गया सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये निकालना है। अच्छा जी अब मुझे पता है A प्लस B प्लस C D E F, ये इसका सम कितना है, ये रहा, ये कितना है 246 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, ये 6 से 41 kg, ये हो गया मेरा एवरेज वेट। डिवाइड बाय 6 क्यों किया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, एवरेज है सबका, आगे समझ, बस यही है। अच्छा अब देखते हैं हम, ये हो गया 60th, इसके बाद 61st, ये सब पैसेज हैं, 64th भी पैसेज, 65th वाला 65th को देखते हैं। 65th है, 5 friends P Q X Y Z purchased some notebooks, the relevant information is given below। Z purchased
जेड के हैं जो वो हैं 8 मोर देन एक्स, एक्स प्लस 8। अच्छा, पी एंड क्यू टुगेदर, पी प्लस क्यू जो है वो हैं 21 नोटबुक्स। क्यू परचेज 5, क्यू इक्वल्स टू 5 लेस देन पी, पी माइनस 5। अच्छा जी, एक्स एंड वाई टुगेदर परचेज, एक्स प्लस वाई 28। पी परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन एक्स, पी परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन एक्स, एक्स प्लस 5। अच्छा, मुझे क्या निकालना है? ओके, देखो यहाँ से देखो, मुझे निकालना है इफ़ ईच नोटबुक इज़ प्राइज्ड ₹40, देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक, जो सब ने लिए हैं उनका कॉस्ट निकालना ओवरऑल। तो मुझे पहले तो हर किसी का नोटबुक, हर किसी ने कितनी नोटबुक खरीदी ये पता होना चाहिए। वो कहाँ से निकल सकता है? सबसे अच्छी इक्वेशन कौन सी है? ये दोनों, क्योंकि पी और क्यू दोनों में आ रहा है, तो एलिमिनेट करके निकाल सकता हूँ मैं। कैसे? पी प्लस क्यू है, यहाँ पे पी प्लस क्यू 21 है, क्यू की वैल्यू ये रही, पी माइनस 5 इक्वल्स टू 21। तो 2p इक्वल्स टू 21 प्लस 5 26, तो p इक्वल्स टू 13। p 13 है तो q कितना हो गया? 13 माइनस 5 8, q इक्वल्स टू 8 हो गया। q 8 हो गया तो x कितना है? p माइनस 5, ये यहाँ से है ना, x इक्वल्स टू p माइनस 5, तो p माइनस 5 कितना होगा? वो भी 8, तो x इक्वल्स टू 8 हो गया। अच्छा, x प्लस वाई 28 है तो y कितना हो जाएगा? 28 माइनस 8 कितना हो गया? 20, तो y इक्वल्स टू 20। और z कितना हो जाएगा? x प्लस 8, x कितना? 8, 8 प्लस 8 16, तो z इक्वल्स टू 16। मुझे क्या निकालना है? सारी नोटबुक्स की कॉस्ट। तो सारी नोटबुक्स, टोटल नोटबुक है कितनी? टोटल नोटबुक वो कितनी है? x प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू प्लस z, सारा निकाल दो। 8 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 16, 8 8 16 32 13 और 20, 3 2 5 3 2 5 65। ये तो होगी टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स। इसकी निकालनी है मुझे कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 65 इंटू में एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? 40, तो टोटल कितनी कॉस्ट हो जाएगी? 0 20 6 24 26 2600। 65th का ए आ गया। बस सिंपल कैलकुलेशन थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। अब देखते हैं 66th वाला। 66th, देखो 66th है। अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:30 आवर्स एंड ड्रॉप टू अ विलेज। मान चलो यहाँ से चलता है और विलेज की तरफ गया। अराइविंग देयर व्हेन द क्लॉक, विलेज क्लॉक इंडिकेट्स 15:15 आवर्स। आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट्स ही ड्रॉप बैक विद अ डिफरेंट रूट ऑफ लेंथ 1.25। मान चलो डिफरेंट रूट से आ रहा है 1.25 टाइम्स फर्स्ट रूट एट द रेट ऑफ ट्वाइस एज फास्ट रीचिंग होम एट 14 आवर्स एज कम्पेयर टू द क्लॉक। अच्छा जी, देखो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है x से y तक का, वो है डिस्टेंस d। पहले डिस्टेंस d था, ठीक है, तो टाइम क्या हो गया? d अपॉन s, स्पीड कुछ हो s होगी। मैंने ये मान लिया कि t1 ये है जाने का टाइम, सिर्फ जाने का। अच्छा जी, आने का टाइम कितना होगा? डिस्टेंस कितना हो गया? ये देखो लेंथ जो होगी वो होगी 1.25 टाइम्स 1.25 d। अच्छा, और स्पीड कितनी होगी? ट्वाइस 2s, स्पीड 2s होगी, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया आने का टाइम। अब टोटल टाइम बताओ मुझे कितने, कब आया था वो गया था 14:30 पे और आया 16 पे, तो टोटल टाइम था कितना? टोटल टाइम जो है वो है कितना हो जाएगा? ये 16 माइनस 14:30 सॉरी 15 1.5 आवर 1.5 आवर, ठीक है जी। ये हो गया 1.5 आवर। ये है उसका टोटल टाइम जब वो घूम फिर के वापस आ गया। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट्स, कि वो वहाँ पे रेस्ट भी किया उसने 25 मिनट्स। तो ये टोटल, अच्छा ये इसमें से ये इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 आवर मिनट्स में कितना हो जाएगा? ये 90 मिनट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो
मुझे पता था T1 जो है मेरा D/S है, T2 जो है 1.25 D/2S है। अच्छा, और टोटल ट्रैवल टाइम बताओ मुझे, टोटल ट्रैवल टाइम वो कितना होगा? टोटल ट्रैवल टाइम जो होगा ना वो होगा मेरा 90 मिनट्स, तो वो था जिसमें से वो वापस आया है। इसमें से मैं 25 मिनट्स जो उसने रेस्ट किया है, जो वहाँ पे स्टे कर रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, तब ट्रैवल थोड़ी ना कर रहा था। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना हो जाएगा ये 65 मिनट्स। ठीक, ये है ट्रैवल टाइम। और ट्रैवल टाइम था कौन सा? जाने वाला और आने वाला, दोनों को ऐड कर दो। D/S प्लस 1.25 डिवाइड बाई 2 D/S इक्वल्स टू 65 मिनट्स। तो D/S कितना हो जाएगा? कॉमन ले 1 प्लस 1.25 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 65। तो D/S इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3.25 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 65। तो D/S इक्वल्स टू 2 इंटू 65 डिवाइड बाई 325 इंटू 100। यही है। 5 5 6 पंजे 5 थे 2, ये हो गया 40 मिनट्स। तो मतलब कि जाने का टाइम क्या था? वो था 40 मिनट्स। चला कब था वो? 14:30 पे। इसमें 14 में 40 मिनट्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14:30 है, इसमें 30 मिनट्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15, और 10 मिनट्स और ऐड करने पड़ेंगे। तो 15:10 पे वो कहाँ पे होगा? विलेज में। एक्चुअल टाइम उसका 15:10 था, लेकिन उसकी घड़ी कितना शो कर रही थी? विलेज क्लॉक 15:15, लेकिन टाइम था क्या उस टाइम पे एक्चुअल? 15:10। तो विलेज क्लॉक जो है वो क्या है? 5 मिनट्स फास्टर, 5 मिनट और ज़्यादा दिखा रही है वो एक्चुअल टाइम से। एक्चुअल टाइम है 15:10, और विलेज क्लॉक का जो वो क्या शो कर रही है? 15:15। तो 5 मिनट फास्टर हो गई। समझ आया? देखो मैंने क्या किया सिंपल, इसमें जाने का टाइम निकाला, फिर आने का टाइम निकाला, फिर मैंने टोटल टाइम निकाला जितना वो जो उसका एक्चुअल क्लॉक का देख रहा हूँ मैं। इस क्लॉक को अभी थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे, हम उस क्लॉक को देखेंगे जब वो स्टार्टिंग पे और जो आके देखता है उसके बीच का टाइम निकालेंगे। वो था मेरा 90 मिनट्स। अच्छा जी, ट्रैवल टाइम में 25 मिनट्स एक्स्ट्रा, ट्रैवल टाइम निकालने के लिए 25 मिनट्स में सब्ट्रैक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा 25 मिनट्स वो स्टे कर रहा था, उस टाइम ट्रैवल नहीं कर रहा था, तब मैंने निकाला तो वो 65 था। अब जो मैंने दोनों ट्रैवल टाइम निकाले हैं, इन दोनों को टाइम्स को ऐड करूँगा तो वो 65 मिनट्स के इक्वल डाल दूँगा, क्योंकि ये मेरा ट्रैवल टाइम निकाला है। उससे मैंने D/S, ये D/S था क्या? T1, यही तो था T1। इसको सॉल्व करके निकाला तो ये आ गया 40 मिनट्स। अब जब जाने का टाइम 40 मिनट्स है, तो जब चला था उस टाइम में 40 मिनट्स ऐड करेंगे तो वो आएगा 15:10। 15:10 आ गया। अब मैंने देखा कि जब 15:10 पे वो पहुंच रहा था, लेकिन विलेज क्लॉक जो थी वो दिखा रही थी 15:15, तो 5 मिनट वो फास्ट चल रही है। आगे समझ में? अब ठीक है जी। अब देखो 67th वाला। अ पर्सन X wants to distribute some pens among 6 children A, B, C, D, E and F. Suppose A gets twice. A gets twice that of B, or thrice that of C, 4 times that of D, and 4 times that of D, 5 times that of E, and 6 times that of F. What is the minimum number of pens should buy so that the number of pens each one gets is a even number? ये याद रखना, even number। अच्छा जी, अब मैंने निकाला, मैंने मान लिया कि A के पास A पेन ले रहा था, A, B कितना हो जाएगा? A/2, C A/3, D A/4, E A/5, F A/6। ये होगा। A का A था, B का ये हो गया, सबके एक ही टर्म में निकाल लिया मैंने सारे। सबका सम करो, A प्लस A/2 प्लस A/3 प्लस A/4 प्लस A/5 प्लस A/6। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, ये हो जाएगा 60 प्लस 30 प्लस
20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 इंटू ए। इस सब को ऐड करो तो कितना होगा ये 90 100 20 30 40 47 147 डिवाइड बाय 60 ए। ये हो गए मेरे टोटल क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स था क्या, टोटल पेन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ये तो होंगे वो एक्स क्या है टोटल पेन। अच्छा जी, लेकिन ये किसकी टर्म में आ रहा है, ए की टर्म में। अब मुझे इस ए की वैल्यू कुछ मुझे निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ जब नंबर ऑफ पेन है वो फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकते, वो फ्रैक्शन में तो आएंगे नहीं ना भाई, ऐसे थोड़ा ना आधा पेन दे रहे हो किसी को तुम। तो हमें क्या है ये कुछ ऐसी वैल्यू डालनी पड़ेगी जो ये नीचे वाला पार्ट ख़त्म हो जाए। तो मैं मिनिमम निकालने के लिए कम से कम 60 तो डालूंगा ए की वैल्यू। अगर मैं ये 60 ही डाल दूँ, ए इक्वल्स टू 60, तो मेरा आएंगे जो मिनिमम पेन 147 आएंगे। बट यहाँ पे जो बट है वो ये है, कहाँ ये रहा, हर किसी को इवन नंबर ऑफ पेन मिलने चाहिए। जब मैंने ए की वैल्यू 60 ली है, उसके बाद तुम किसको, इसको चेक करो, डी को। डी के जो पेन है वो है 60 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 15। क्या ये इवन नंबर है, ये है ऑड नंबर, तो हम ए को 60 नहीं ले सकते। अब मुझे नेक्स्ट मैं क्या ले सकता हूँ, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मैं इसके बाद डालूंगा 120, 60 का ही मल्टीपल लूँगा। अच्छा, मैं 60 का ही मल्टीपल क्यों ले रहा हूँ, ताकि मैं इस नीचे वाले 60 को ख़त्म कर सकूँ, ताकि ये नीचे फ्रैक्शन ना रहे, क्योंकि मैं पॉइंट्स में कोई भी पेन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ए जब तुम 120 डालोगे तो अब ये सारे के सारे नंबर इवन नंबर बनेंगे, और मिनिमम वैल्यू जो आएगी 147 डिवाइड बाई 60 इंटू 120, 60 से 2, तो 147 इंटू 2 इक्वल्स टू 294। तो ये आएगा मेरा मिनिमम नंबर ऑफ पेन, एक्स की वैल्यू 294। समझ गए 294 क्यों आया, 147 क्यों नहीं है, क्योंकि जब तुम ए की वैल्यू 60 पुट कर रहे हो तो आपका डी जो है वो ऑड नंबर आ रहा है, इवन लाना था मुझे। इन्होंने बोला कि हर किसी के पास इवन नंबर ऑफ पेन होने चाहिए। आगे समझ, ये था बस यहाँ पे चेंज। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये हो गया 67 68। देखो अब देखो 68 को देखो, 6 person A, B, C, D, E, F are sitting equidistant from each other around a circular table facing the center। ओके, मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 और 6, कुछ इस टाइप से बैठे लोग, इस टाइप से, ठीक है। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन है मेरा, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ये निकालना है। स्टेटमेंट देखते हैं, B इज सिटिंग अपोजिट टू C एंड D इज सिटिंग अपोजिट टू E। B C के अपोजिट है, ठीक है जी, सॉरी B से, हाँ C ठीक है, D E के अपोजिट है, लेकिन D कहाँ पे मुझे नहीं पता, D और E कहाँ पर है मुझे नहीं पता अभी। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, F इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। B ये है, और ये है जो है ये सेंटर की तरफ देख रहा है, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा। लेफ्ट में कौन है, F। अच्छा, लेफ्ट में जब F हो गया तो A कहाँ पे आएगा, D और E आमने सामने, D और E आमने सामने, तो D यहाँ पे होगा या फिर E यहाँ पे होगा, ऐसा कुछ होगा। तो A कहाँ पे जाएगा, A जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो A के लिए तो एक यही पोजीशन खाली है, लेकिन जो यहाँ पे खेल है ना वो ये है, मुझे पूछा कि ए के लेफ्ट में कौन होगा, ए का लेफ्ट है ये। अब यहाँ पे डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि मुझे ये पता सिर्फ कि डी और ई आमने सामने हैं, लेकिन ये नहीं पता किसकी पोजीशन कहाँ पे है, ये तो नहीं पता ना भाई। ये ऐसा भी हो सकता है कि ई इधर हो डी इधर हो, या फिर ई इधर हो डी इधर हो, आमने सामने तब भी आएंगे। तो इन दोनों में से कौन सा लेफ्ट में होगा ये नहीं पता, इसलिए मैं इसका आंसर क्या लगाऊंगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। दोनों से मैं आइडिया नहीं लगा पाता, ठीक है। आगे समझ में, और कुछ नहीं था इसमें। अब देखते हैं 69 को।
69 क्या कहता है, 69 है मेरा। व्हाट इज़ द एज ऑफ मनीषा? मनीषा इज़ 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर। मैंने मान लिया ये मनीषा है, ये है मदर से 24 यंगर, मतलब 24 साल छोटी है अपनी माँ से। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट है 5 ईयर्स लेटर द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर। मनीषा की एज, मनीषा प्लस 5 ईयर, क्यों 5 साल बाद की निकाल रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय मदर की एज, मदर प्लस 5 ईयर्स इक्वल्स टू 3/5 होगी। क्या निकालना मुझे अब? व्हाट इज़ द एज ऑफ मनीषा? मनीषा की एज निकालनी है मुझे, सिंपल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स मनीषा प्लस 25 इक्वल्स टू 3 टाइम्स मदर प्लस 15। मदर क्या थी? मनीषा। 3 टाइम्स मनीषा प्लस 24, 5 टाइम्स मनीषा प्लस 10। ये कैसे आया? देखो 5 टाइम्स मनीषा ये रहा, ये 25 इधर 15, इधर 15 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, 25 माइनस 15 10 ये रहा, ठीक है जी। 3 टाइम्स मदर थी, 3 टाइम्स मदर की एज कितनी है यहाँ से निकाला, क्या वो मनीषा, इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, मनीषा प्लस 24। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स मनीषा माइनस 3 टाइम्स मनीषा इक्वल्स टू 24 इंटू 3 माइनस 10। कुल मिलाकर जो भी आएगा मैं अपनी मनीषा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं पूछा उसकी एज है कितनी, मुझे बस ये पूछा क्या मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, उसकी एज कितनी है मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ होगा, एक से नहीं निकाल सकता था मैं। आगे समझ बस। अब देखते हैं 70th को। 6 लेक्चर A B C D E and F each one of 1 hour duration are scheduled between 8 AM and 2 PM. Consider the questions and 2 statements given below. Which lecture is in this period? In the third period, sorry. टोटल है 6 लेक्चर, 1 2 3 4 5 6। मुझे निकालना है 1 2 3 ये वाला पीरियड, ठीक है, कि ये किसका है। स्टेटमेंट क्या है? लेक्चर F इज प्रीसीडेड बाय A एंड फॉलोड बाय C। F से पहले A है और बाद में C है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर B। B के बाद कोई लेक्चर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि B सबसे लास्ट में है। मुझे थर्ड लेक्चर निकालना है और मुझे एक स्टेटमेंट ये पता है। अब मुझे बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि A F C यहाँ हो, या फिर A F C यहाँ हो, या फिर A F C यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो थर्ड लेक्चर पे क्या A भी आ सकता है, F भी आ सकता है और C भी आ सकता है। इनकी पोजीशन थोड़ी ना पता मुझे बस ये पता है कि ये तीनों एक साथ हैं, लेकिन कौन सा लेक्चर पहले आ रहा, मतलब इनका नंबर थोड़ी ना पता मुझे कि ये पहले नंबर पे है दूसरे पे है, समझ गए। तो इसीलिए मैं थर्ड पे क्या है कि कुछ भी नहीं फाइंड कर सकता कि तीसरा लेक्चर कौन सा होगा, मुझे नहीं पता चलेगा दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मैं दोनों का यूज़ करके भी नहीं निकाल पाऊँगा, ठीक। ये हो गया 70th। ये है आपका पैसेज तीनों। अब ये देखते हैं 74th को। ये है 74th। अच्छा, ये है जी आपका 2 candidates X and Y contested an election. 80% of the voters cast their vote and there were no invalid votes. There was no nota. X को मिलती है 56% वोट्स। कौन सी वोट्स? जो कास्ट हुई होंगी वही तो मिली है बस भाई, ठीक है जी। भाई जिन्होंने वोट डाली नहीं वो थोड़ी ना मिल जाएंगी। अच्छा, तो वाई को कितनी मिली होंगी? जो कास्ट की है मैंने मान लिया वो है 100%, नहीं वो तो मैं यही मान लो 80% है। देखो ये मान लो कि टोटल वोट्स जो हैं वो हैं एक्स, कास्ट कितनी होगी 80% ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स को कितनी वोट मिली है 56% किसकी? जो कास्ट हुई हैं उसकी, मतलब कि 80/100 ऑफ एक्स।
तो y को कितनी मिलेंगी, y को कितनी मिली होंगी भाई। मैंने अगर ये मान लिया कि कास्ट का टोटल वोट जो मतलब ये थी ना, ये मान लो कि टोटल वोट जो पड़ी हैं वो ये हैं, इसमें से ये वाली 56/100 इंटू में 80/100 एक्स, ये क्या y की वोट्स कितनी हो जाएंगी, 80/100 एक्स इंटू 1 माइनस 56/100 कितनी होगी, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 44/100 इंटू 80/100 एक्स, ये हो गया y, ये हो गया। ठीक है जी। अब देखो, अब मुझे बताओ, ये बोलने कि जो विनर है वो 1440 वोट से जीतता है। विनर का मतलब क्या होगा भाई, जो हारने वाला है और जो जीतने वाला उनको बीच का डिफरेंस ही होगा ना। जैसे मान के चलो भाई टोटल ये इस टाइप से ये कुछ कि टोटल 100 वोट है, जीतने वाले को 80 वोट मिली हैं और वो जीतने वाले को 80 वोट मिली हैं मान के चलो, ठीक है। तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी, 20 वोट। तो जीता कितनी वोट से, दोनों का डिफरेंस ही तो है वो 60 वोट, 60 वोट से जीत गया ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। कुल मिला के क्या था, एक्स था मेरा 56/100 इंटू में 80/100 एक्स, 80/100 तो वो है सिर्फ कि जितनी वोट पड़ी हैं बस। वाई है वो है 44/100 इंटू में 80/100 एक्स, और जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, एक्स माइनस वाई, 56 माइनस 44 डिवाइड बाई 100 इंटू में 80/100 एक्स इक्वल्स टू कितना है, 1440। ये डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12/100 इंटू में 80/100 एक्स इक्वल्स टू 1440। 10 से 10, 12 से 12, 4 से 2, 4 से 3, 2 ते 50। तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये, तो 15,000। टोटल वोट्स कितनी है, मुझे क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर्स लिस्ट। तो कितनी है वो, 15,000। एक्स की वैल्यू कितनी है, 15,000। आगे समझ में, मतलब मुझे क्या था, 56% वोट्स निकाली एक्स की, तो 100 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना है, 44। दूसरे को कितनी मिली होंगी, 44%। किसकी वोट्स हैं, जितनी वोट्स टोटल डाली हुई हैं वो कितनी है, 80% कास्ट हुई हैं। 80/100 दोनों के साथ होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, 1440 के। सॉल्व किया, 15,000 वोट्स आ गए मेरी, बस हो गया 74th। अब देखते हैं 75th को। अब देखो 75th, ये रहा। What is the smallest number greater than 1000 that when divided by one of the numbers 6, 9, 12, 15 and 18 leaves remainder 3। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो उनका क्या एलसीएम ले लेना। किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो कुछ रिमाइंडर आएगा, तो उसको क्या जिस नंबर से डिवाइड करना है ना उन सब का एलसीएम ले लो। 3 से 2, 3, 4, 5, 6, 2 से 1, 3, 2, 5, 3, 3 से 1, 1, 2, 5, 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दिन 9 दिन 18, 180 हो गया ये। ठीक है, जो भी एलसीएम आ गया। अब ये है, अगर मुझे सिंपल यही नंबर पूछा होता सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तब तो मैं इसी में रिमाइंडर ऐड कर देता, लेकिन मुझे नंबर पूछा 1000 से बड़ा, तो इसके मल्टीपल बनाओ। सबसे छोटा 1000 से जो बड़ा होगा, मतलब 1000 से बड़ा लेना है ऐसा कोई नंबर जो 180 का मल्टीपल हो। तो क्या करूँ मैं, 180 इंटू 6 करो, कितना हो जाएगा, 0, 6, 4, 10, 1080। ये हो गया 1000 से तो बड़ा हो गया और 180 का मल्टीपल है। ये जो नंबर है ना, ये इन सब को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या लाना, रिमाइंडर 3। तो मैं क्या करूँ, इसी नंबर में जो रिमाइंडर लाना है उसको ऐड कर दो। तो 1083 वो नंबर है 1000 से बड़ा, जो इन सब को जिसको इन सब से डिवाइड करोगे तुम किसी से भी, तो रिमाइंडर हमेशा 3 ही आएगा। समझ गए। अगर मुझे पूछा होता मिनिमम नंबर कौन सा होगा, तो इसका जो एलसीएम होगा उसी में मैं रिमाइंडर ऐड कर दूंगा, तो सिंपल 183 बन जाता।
अगर मुझे कंडीशन लगा दी इन्होंने कि 1000 से बड़ा लेना है, तो इसका मल्टीपल लूँगा मैं कुछ, उसमें 3 ऐड कर दूंगा लास्ट में। बस 3 क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं? ताकि मुझे रिमाइंडर मिल जाए। अगर 3 ऐड ना करूँगा तो ये सब इसको इस नंबर को तुम इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इनका मल्टीपल है ना। समझ गए? इसीलिए मैं 3 को ऐड कर रहा हूँ ताकि अपना रिमाइंडर ले आऊँ। समझ गए? ये है 75th वाला। अब देखते हैं 76th। 76th को देखते हैं। अब देखो, लेट P be a 2-digit number and Q be the number consisting of the same digits written in the reverse order. If अच्छा मतलब कि P कोई नंबर है x + 10y, तो Q जो होगा वो उसका रिवर्स नंबर 10x + y, इस टाइप से होगा ना। If P into Q equals to 2, 4, 3, 0, then what is the difference between P and Q? मुझे P minus Q फाइंड करना है। इनका डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 9 y माइनस एक्स, तो 9 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे टाइम पे क्या करना होता है, इसका क्या करो तुम फैक्टर बनाओ। इसका फैक्टर होगा, देखो 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ये फैक्टर है इसके। अच्छा जी, 9 तो दोनों में कॉमन ही है, तो 9 तो रख लो, दोनों नंबर के साथ में आएगा ही आएगा। अब 9 का कुछ मल्टीपल लो, 9 इंटू 5। देखो 5 इंटू 2 एक साथ आ नहीं सकते, क्योंकि उनका जैसे कोई अगर किसी नंबर 5 इंटू 2 ले लोगे तो वो 10 बन जाएगा। इसका जब रिवर्स करोगे नंबर तो 0, 1 बनेगा, जो कि बनना नहीं चाहिए। मुझे 2 डिजिट का नंबर लेना है, तो ये दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। तो 9 को 5 से करोगे तो 45। अब बचे कुछ नंबर एक साथ करना, 9 इंटू 3 इंटू 2 54 हो गया रिवर्स। तो एक नंबर क्या मेरा, एक 45 है तो दूसरा 54 है। आ गया ना। तो इनका डिफरेंस कितना है, मुझे क्या पूछा, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस, वो कितना है 9। 54 माइनस 45 वो कितना है 9, दोनों का डिफरेंस 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया 76th वाला। कुल मिलाकर मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस मैंने इनका फ्रैक्शन बनाए और तब 2 नंबर बनाने की कोशिश करी जो एक दूसरे के रिवर्स हो। ठीक है, बस ये है। अब देखना मुझे 77th क्या है। फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट टू 2 नेचुरल नंबर P एंड Q सो दैट P इज अ प्राइम नंबर। P कोई प्राइम नंबर है, अच्छा जी, और Q कोई कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। अब ये है स्टेटमेंट कि P क्रॉस Q कैन बी ऑड नंबर। देखो P क्रॉस Q कोई ऑड नंबर हो सकता है। अच्छा जी, देखो अगर मैं ये मानूँ, कोई प्राइम नंबर बोलो, ऑड नंबर, कोई प्राइम नंबर ऑड नंबर, जैसे मान लो 3 ले लिया मैंने। अच्छा, कंपोजिट नंबर 2, अच्छा ऑड नंबर, कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑड कब बनेगा, जब दोनों नंबर ऑड हो। ठीक है, कंपोजिट नंबर बताओ जो ऑड हो। क्या हो गया, 9 ले लो भाई, 9 नंबर जो वो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट मतलब जो ऑड ना हो। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 27, तो ये क्या है, एक ऑड नंबर, सिंपल। तो P क्रॉस Q कैन भी है ऑड नंबर, कैन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, Q बाय P कैन भी है प्राइम नंबर। अभी तक हमने Q क्या लिया था, Q लिया था 9, इसको डिवाइड करेंगे P से, P क्या था 3, डिवाइड किया तो कितना आ गया 3। ये प्राइम नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर ऑलरेडी, तो कैन भी है प्राइम नंबर, ये भी ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट है P प्लस Q कैन भी है प्राइम नंबर। P प्लस Q प्राइम नंबर हो सकता है, 9 + 3 तो 12 हो जाएगी, ये तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं P को 2 ले लूँ, प्राइम नंबर को 2, क्योंकि 2 तो एक प्राइम नंबर होता है, 2 प्लस Q को मैं अगर 9 ही ले लूँ, 2 + 9 11, ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर, सिंपल हो गया। P प्लस Q कैन भी है प्राइम नंबर, तो तीनों स्टेटमेंट हो सकती हैं। हो गया ना तीनों, बस हो गया 77। अब देखते हैं
78 को भी देखेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, अभी इसको दिखाएंगे। अभी पहले 79 और 79 और 80th वाला देख लेते हैं। देखो, देर आर 2 कंटेनर्स x एंड y। x कंटेन, ये है x, ये है y। x कंटेन 100 ml, ये मिल्क और वाटर, यहाँ पे भी मिल्क और वाटर। x कंटेन 100 ml ऑफ मिल्क एंड y कंटेन 100 ml ऑफ वाटर। ये जीरो इनिशियली, ये जीरो है। 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम x इज ट्रांसफर्ड टू y। इसमें से 20 कम हो गया तो ये कितना रह गया 80। यहाँ कितना हो गया 20, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर टू y, ये 100 ही है, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ मिक्सचर इन y इज ट्रांसफर्ड बैक टू x। अच्छा, अब इसमें से 20 ml वापस इसमें लाना है। देखो, जब इसमें से 20 ml लोगे तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी जाएगी, टोटल कितना हो गया ये 120, तो 20 डिवाइड बाय 120, ये कितना हो गया मिल्क की प्रोपोर्शन। किसकी कितना लेंगे, कितने में लेंगे हम, जितना निकाल रहे हैं वो कितना है 20 ml। तो 20 माइनस ये होगा, इसमें से 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 120, तो इसका प्रोपोर्शन हो गया इनटू 20। ये कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। देखो, ये वाला तो होता जो मल्टीप्लाई में करते हैं जितना लीटर हम निकाल रहे हैं वो, ठीक है। अगर जैसे मैं 40 लेता तो यहाँ पे दोनों जगह ही 40 लेता। और जो ये वाला होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये होती है जितना मेरे पास है वो डिवाइड बाय जितना टोटल क्वांटिटी है दोनों का मिला के वो। यहाँ पे क्या होगा फिर, जितना वाटर है वो डिवाइड बाय जितना टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है मेरे पास वो है 120, वो ये है, ठीक है। तो ये होता है ऐसे। और ये वाला 20 कौन सा है, जितने लीटर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये निकाल के मैंने यहाँ डाला तो ये क्या हो गया 80 प्लस मिल्क कौन सा था ये वाला, प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, और वाटर कौन सा था ये वाला 100 डिवाइड बाय 120 इंटू 20। भाई जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ऐड होगा ना, तभी तो इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, इफ़ m डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क, जो ये है, अब ये वैल्यू ये m है, एंड n डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, वाटर कौन सा है वो ये n है। तो ये फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा ये, 1 0 से 1 0 ख़त्म, कितना हो गया 80 प्लस में 40 डिवाइड बाय 12, कितना हो जाएगा 12 96, 960 प्लस 40 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 12। सेम यहाँ पे निकालो, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 100 कॉमन लिया, 1 माइनस 2 बाय 12, कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 बाय 12, तो 1000 डिवाइड बाय 12। तो ये है m की वैल्यू और ये है n की वैल्यू। तो m इक्वल्स टू n, दोनों की वैल्यू कितनी है 1000 डिवाइड बाय 12। ये तो आ रही है मेरी m की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 12। समझ आ गई, यही तो आया मेरा 1000 डिवाइड बाय 12, दोनों साइड वाटर था, वाटर ये था इसमें y में, और x में मिल्क ये था, दोनों m इक्वल्स टू n हो गया, ठीक। ये हो गया 79th वाला। अब देखते हैं 80th वाला। देखो, A pie chart gives the expenditure on 5 different items A, B, C, D and E in household. B, C, D are corresponding to this pie chart. देखो, pie chart रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक सर्कल है, इसमें से कुछ ऐसे 5 टुकड़ों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं B का एंगल ये है, C का ये है, D का ये है, E का ये है। देखो, मुझे बताओ, जब A B C D E पाँचों का एंगल का सम कितना होता है, C D E। एक सर्कल में जब 5 टुकड़े किए हैं तो उसमें सबका सम एंगल का कितना होगा 360, ये पूरा 360 तो होता है, ठीक है। अच्छा, ए मुझे पता नहीं है, ए फाइंड करना है। बी कितना है 90 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 75 इक्वल्स टू 360। तो ए कितना हो जाएगा 360 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए प्लस ये कितना हो जाएगा सबका सम, या फिर ए इक्वल्स टू 360 माइनस कितना हो जाएगा ये 7 4 11 12 120 प्लस 9 5 14 0 6 2 260। तो ए इक्वल्स टू 100,
ए आ गया 100 डिग्री। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंट कितना होगा, जो ए का वो है वेटेज, वो जितने डिग्री का ए बन रहा है डिवाइड बाय टोटल कितना होता है 360 इंटू में 100, 0 से 0 ख़त्म, 4 से 25, 4 से 9, 250 डिवाइडेड बाय 9, सिंपल, बस आ गया। परसेंटेज निकालने का तुम्हें पता ही है फॉर्मूला, 250 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। ये हो गया मेरा 80th वाला। अब बचे कौन से मेरा 78th और एक पीछे था कहीं। अब 78th वाला देखते हैं, ये क्या था, देखो कंसीडर बिटवीन 316 एंड 317 बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। देखो ये है एक वॉच, ठीक है, ये ध्यान से समझना, ये बज रहे हैं अभी 3 o'clock हो रहा है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ये मैंने मान लिया ये है मेरी आवर हैंड और ये है मेरी मिनट हैंड। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ये कहीं x डिग्री चली होगी, x मिनट, ठीक है, x मिनट चल रही है मेरी मिनट हैंड। पहले मुझे एक बात बताओ, जब मेरी मिनट हैंड पे देखना, अभी देखो फॉर्मूला रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हो जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना कि ये बन कैसे रहे हैं फॉर्मूला। देखो ये मिनट हैंड को देखेंगे अभी हम, सिर्फ मिनट हैंड जब यहाँ से यहाँ पहुँचती है तो कितने, जैसे ये है वॉच, देखो ये है मिनट हैंड, यहाँ से अगर ये 3 पे आएगी तो कितने मिनट कवर करती है, जब 12 से 1, 2 और 3 यहाँ पहुँचेगी तो 15 मिनट, और 15 मिनट में ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है ना ये, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 90 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, ये याद रखना। मिनट हैंड कैसे बनाएं वो मैंने तुम्हें बता दिया कि 15 मिनट में जब 90 डिग्री बना रहा है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, ये हो गया मिनट हैंड का। अब आते हैं आर हैंड पे, पहले ये समझ लो, आर हैंड देखो, अब देखो तुम, ये है आर हैंड, यहाँ से आर हैंड जब यहाँ से यहाँ पहुँचती होगी यहाँ पे तो कितने 3 आर होते होंगे, 3 आर में 90 डिग्री, तो 1 आर में कितना, 1 आर में कितना हो जाएगा 30 डिग्री, भाई 3 घंटे हो जाते हैं यहाँ तक, 1, 2, 3, तो 3 आर में वो कितना 90 डिग्री बनाता, 1 आर में 30 डिग्री, 1 आर मतलब कि 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री बना रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 30 डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू 1/2 डिग्री। ये समझ आ गया। आर हैंड में जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करती है, 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री, और मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि मेरा मान लो 3 बजे हुए हैं यहाँ पे ये, अब मैंने मान लिया कि मेरी मिनट हैंड ने x मिनट्स कवर करे हैं, x मिनट, मुझे नहीं पता ये 3:16 पे होगा 3:17 पे होगा, मुझे इतना पता सिर्फ 3 बजे हुए हैं, 3 के बाद कितने मिनट्स कवर करेगा वो, ये चेक करना मुझे नहीं पता वो 3:16 पे करेगा, 17 पे करेगा, 18 पे, 20 पे, 50 पे, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो उसने x मिनट्स ले लिए, मैंने x मिनट। अब मुझे बताओ जब मिनट हैंड मेरी यहाँ से यहाँ पहुँची होगी कहीं ऐसे, ठीक है, तो उसने कितना मिनट्स के उसने कितने डिग्री एंगल बना दिया होगा यहाँ से यहाँ तक, 1 मिनट में कितना बना रहा वो 6 डिग्री, तो x मिनट्स में कितना बनाएगा 6x डिग्री, x मिनट्स में मेरा 6x डिग्री बना रहा होगा। ये क्या मेरा, ये है मेरी मिनट हैंड जो। अच्छा जी, अब मुझे बताओ जो मेरी आर हैंड थी वो यहाँ पे थी, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ कोइंसाइड कर रही थी, यहाँ तक ये भी गई होगी, ठीक है। जब उसने 1 मिनट में वो 1/2 डिग्री कर रहा तो वो उसने कितना मिनट कर, x मिनट में उसने कितना कवर कर दिया होगा x/2 डिग्री। ये मेरी आर हैंड है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अभी देखो अब तुम, तो मैंने देखा कि यहाँ से ए जब यहाँ से ऐसे था, ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरी मिनट हैंड जब यहाँ से यहाँ आ गई
और ये आर हैंड यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। अगर मैं ये टोटल एंगल 6x और ये छोटा वाला एंगल कितना है x/2, क्यों? तो ये कितना क्या आया था x/2, आर हैंड ने तो ये कवर किया है और मिनट हैंड ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, वो 6x था। अगर मैं इस 6x पूरे में से ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक का ख़त्म कर दूँ, मतलब निकाल दूँ, तो कौन सा एंगल बचेगा? सिर्फ ये वाला। वो कितना था मेरा ऑलरेडी 90, यही तो है भाई। अगर मैं इस पूरे में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बचेगा, वो कितना है 90 डिग्री। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 11x/2 इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x इक्वल्स टू 180/11 इक्वल्स टू 11 एकम 11 7 16 पॉइंट समथिंग। तो x की वैल्यू कितने मिनट हो गए 16 मिनट, और उसके बाद भी 16 पॉइंट समथिंग होगा ना। देखो 66 4 0 7 11 13 16.33। तो x मिनट ये आई है मेरी x की वैल्यू, मतलब कि x मेरी इतने मिनट्स होंगे, इतने मिनट के बाद वो कोइंसाइड कर रहा है 16.33। तो 16 से 17 के बीच में ही तो होगा ये 16.33 भाई, 17 के पार थोड़ी ना निकल जाएगा ये 16.33। तो मेरी कहाँ कोइंसाइड करनी है दोनों, 316 से 317 के बीच में। हो गया आगे समझ में? अच्छा, ये होगी पहली स्टेटमेंट। अब देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड को। सेम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर ये समझ आ गया, अब देखो तुम सेकंड हैंड के लिए, ठीक है। एक मिनट देखो, अब देखना ये बहुत ध्यान से भाई। मैंने क्या देखा था अभी, कहाँ गए मेरे को, हाँ ये देखा तुमने अभी कि 1 मिनट में मेरा 6 डिग्री बनाती है मिनट हैंड, ठीक है। मतलब कि 60 सेकंड में, अब मैं इसको 6 सेकंड में, अभी तक जो मैंने मिनट में कन्वर्ट किया था कि मिनट में कितनी डिग्री बना रही है, अब मैं सेकंड्स में निकालूंगा, क्योंकि मेरा सेकंड स्टेटमेंट सेकंड की है, सेकंड स्टेटमेंट हुआ मेरा, ठीक है। 60 सेकंड में कितना होगा फिर 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 6/60 इक्वल्स टू 1/10 डिग्री। मतलब कि मेरी मिनट हैंड जो है वो 1 सेकंड में 1/10 डिग्री बना रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये तो होगी मेरी मिनट हैंड। अब देखते हैं सेकंड हैंड की बात करते हैं, वो कितना बनाती होगी। ये देखो बताओ मुझे, जब सेकंड हैंड यहाँ से पूरा कवर कर जाती है तो कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट होती है, मतलब कि 60 सेकंड। 60 सेकंड में वो कितना डिग्री बना रही है, यहाँ से वापस घूम के वहीं पहुँच रही है 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना चल रही होगी 6 डिग्री, ठीक है। यही होगा 1 सेकंड में 6 डिग्री। ये सेकंड हैंड है, ये मिनट हैंड है। अब इन दोनों में चलेगा खेल, ठीक है। देखो ये रहा, मैंने मान लिया मेरी सुई जो है वो यहाँ पे कहीं है, ये सेकंड है, ये 458 ऐसा कुछ होगा यहाँ पे कहीं, 58 के बाद 59 और फिर ये होगा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, 1 मिनट के बीच में कितना डिग्री का गैप होता है, 6 डिग्री का। ये था ना 1 मिनट में 6 डिग्री, तो यहाँ पे ये 458 59 और फिर 60 आएगा। ये मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी, ये पूछ रहे हैं 458 से 59 के बीच में, तो मैंने अभी मान लिया 458 पे यहाँ होगा एग्जैक्ट बिल्कुल। देखो एक तो तरीका इसका ये है, एक चीज़ याद रखना, सिंपल तो यही रहेगा इसका। जब वो करते हैं ना इनको, होता क्या है, जैसे ये है तुम्हारी सुई, ये मान लो कहीं पे भी रखो तुम मिनट हैंड को, और उसके बाद जब तुम सेकंड हैंड को घुमाओगे ना, जब मिनट हैंड 1 मिनट को कवर करेगी तो सेकंड हैंड इसके ऊपर से एक बार ज़रूर निकलेगी, कहीं से भी निकले, चाहे तुम कहीं पे भी मिनट हैंड को रख लो भाई। मान के चलो यहाँ पे अभी एग्जैक्ट ये पूरे ऐसे स्ट्रेट, जब ये 1 मिनट आगे बढ़ेगी तो ये भी तो पूरा 1 राउंड लगा के वहाँ पहुँचना होगा इसे, तभी तो 1 मिनट होगा। तो उस बीच में क्या होगा, ये इसके ऊपर से एक बार तो निकलेगी, यहाँ पे होती है मिनट हैंड, तब भी 1 मिनट बढ़ने के लिए सेकंड को यहाँ से एक बार क्रॉस करना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए, तो इसके बीच में से एक बार ज़रूर निकलेगी। तो तरीका तो यही है कि 1 मिनट के बीच पीरियड में सेकंड हैंड ज़रूर मिनट हैंड के एक बार कोइंसाइड करेगी। अब करती कैसे वो देखते हैं हम रूल्स से, ठीक है।
ये तो है वैसे सिंपल। अच्छा अब देखा मैंने मान लिया, मैंने देखा 1 मिनट में क्या 6 डिग्री बना था वो, 58 पे था, 58 तक इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना होगा, ये वाला, ये एंगल होगा मेरा 12 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 58 तक, यहाँ से बड़ा वाला, ये होगा 360 माइनस 12 इक्वल्स टू 348 डिग्री। भाई 12 तो ये था, और ये थे कितना फिर अंदर वाला, ये है 348 डिग्री। ठीक है जी, ये हो गया मेरा 348। अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने मान लिया कि मेरी जो सेकंड हैंड है उसने x सेकंड्स कवर किए, x सेकंड। अच्छा तो उसने कितना, यहाँ तो मान लो कहीं यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है 59 से बीच में, यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ x सेकंड में इसने कितना वो बना दिया होगा, इसने बना दिया होगा 6x डिग्री, ये हो गया होगा सेकंड हैंड का। और मिनट हैंड ने कितना कर दिया होगा x/10 डिग्री, ये मिनट हैंड का। देखो ये है कुछ इस टाइप से, ये मान लो ये है आपका 58, ये है 58, ये 59, ये 60, ये थाई। मान लो ये कहीं कोइंसाइड कर रहे थे यहाँ पे कहीं। ठीक है, ये यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँची है, उसी पीरियड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई इतना। अगर मैं इसके एंगल बड़े वाले में से ये छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये बचा कुचा एंगल होगा 58 वाले तक का, 50 वो कितना था 348। कि अगर मैं आपके हिसाब से 6x में से x/10 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये किसके बराबर होगा 348 के, यहाँ तक का होगा ना फिर तो, यहाँ तक का, और वो कितना था 348। सेम वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट है, 59/10 x इक्वल्स टू 348। तो x इक्वल्स टू 3480 डिवाइड बाई 59, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 58.9 समथिंग। तो कहाँ आ गए 58 से 59 के बीच में, आ गया समझ में। ये है हमारा 78th वाला, हो गया। वैसे ये क्वेश्चन मतलब तुम इसको कर सकते थे इससे भी, कि सेकंड हैंड वाली क्या हर मिनट में एक बार कोइंसाइड कर ही जाती है वो ऑलमोस्ट। ठीक है, अब 78 एक हमारा पीछे बचा हुआ था कोई 57th वाला। देखो अब इसे देखते हैं, ये है ऐसे। ठीक है जी, ये है 57th। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना 57th वाले, ये होते छोड़ने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 9 कप्स प्लेस्ड करने मुझे ऑन अ टेबल अरेंज्ड इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये रो होती हैं, ये कॉलम होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, इसमें मुझे अरेंज करने हैं जहाँ पे 6 कप में तो मेरी कॉफ़ी है, कॉफ़ी। ठीक है जी, और 3 कप में मेरी टी है। ठीक है, ये मुझे अरेंज करनी है। इस तरह से अरेंज करने की शुड एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी, हर रो में, हर किसी रो में कम से कम 1 कप कॉफ़ी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 1 कप तो हो, रो की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला केस क्या है। मैं ये मान लूँ सबसे पहले कि इसमें 1 कप कॉफ़ी यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हैं और यहाँ पे 3 है। ठीक है, केस बन गया एक। अब मुझे बताओ इसके कितने केस बनेंगे। भाई ये 1 कप मुझे फर्स्ट रो में, रो 1 में, रो 1 रो 2 रो 3, रो 1 में 1 कप रखना है। उसमें कितने जगह हैं, उसमें 3, तो 3 में से कोई एक जगह पर आएगा। ठीक है, इन 2 में 3 में से कोई 2 कप आएंगे, 3 पोजीशन थी, 2 कप रखने, 3C2, 3 में से किसी भी 2 पे आ सकता है, और यहाँ पे 3 में से तीनों पे आ सकता है। तो कितना हो जाएगा ये 3C1 इंटू 3C2 इंटू 3C3, कितना हो गया ये 3 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है,
अच्छा जी, ये हो गया जब मेरा सी यहाँ पे था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सी तो यही, एक कप तो यहीं पे रहे, ये जो दो थे वो रो 2 की जगह रो 3 में आ जाएं। भाई ऐसा भी तो हो सकता था ये, कि एक कप यहाँ पे है, यहाँ पे 3 कप हैं और यहाँ पे 2 हों। अब क्या होगा, 3C1, 3C3 और 3C2, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा 9, ये भी 9 आएगा ना, 9 आएगा ना। तो टोटल कितना हो गए, 9 + 9 18। 18 कब, जब सी को मैंने मतलब एक कप को रो 1 में रखा हो, एक कप को रो 1 में ही रखा है। अच्छा, अब कंडीशन देखना दूसरी वाली, ये इसलिए कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाएगा ये, पर वैसे ज़रूर ना इसमें फॉर्मूला यूज किए जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी तुम कर सकते हो अगर थोड़ा सा, पर वो ये हो जाएगा, थोड़ा जोर डालना पड़ेगा दिमाग पे। तो क्या होते हैं हम, अब देखो ये तो हो गए 3C1, कहाँ था, हाँ ये होगा 3 में से कोई किसी एक जगह पे, ये 3C1 समझ आ रहा है कैसे हो रहा है भाई, ये सी यहाँ की जगह यहाँ भी तो हो सकता था, एक पोजीशन यहाँ भी, इसलिए 3 केस बन रहे हैं। और ये भाई ये ऐसे की जगह ये जो खाली एम्प्टी है, जो टी यहाँ पे होगी वो टी यहाँ की जगह यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे 3 केस यहाँ पे, लेकिन यहाँ तीनों सेम कॉफ़ी हैं तो ये 1 होगा, ठीक है, इसीलिए 3 केस बन रहे हैं ये। तो ये टोटल होगी 18। अच्छा, लेकिन अभी तक मैंने देखा दोनों में कि मेरा रो 1 में कॉफ़ी 1, रो 1 में एक कॉफ़ी है हमेशा। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ये रो 1 की जगह रो 2 में हो जाए एक कॉफ़ी, तब कितने केस बनेंगे, फिर से 18 बन जाएंगे। या फिर रो 3 में होंगे एक कॉफ़ी तो फिर से 18 बन जाएंगे, ये भी तो होगा। जैसे ये है, ये देखो ऐसा हो सकता है सी, एक सी यहाँ पे और 3 यहाँ पे, या फिर एक सी यहाँ पे और 3 यहाँ पे और सी यहाँ पे, सेकंड रो में आ गए दो, तब केस बन रहे हैं, तब यहाँ पे 18 बनेंगे। ऐसे ही जब सी को तुम नीचे लेके जाओगे थर्ड रो में, तब 18, टोटल कितने हो गए 54 केस। ये कब है, ये जब है जब मैंने एक रो में एक कप रख रहा हूँ। अब चांसेस ये भी तो है कि मेरी एक हर किसी रो में 2 कप आ जाएं। इन्होंने बोला एटलीस्ट 1 कप हो हर रो में, कि कम से कम 1 हो। ऐसा भी तो हो सकता है हर रो में मेरा 2 कप हो, एटलीस्ट है ना, फिक्स थोड़ी कहेंगे ये, एटलीस्ट कि कम से कम 1 हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैंने 2 रख दिए। अगर मैं 2 रखूँगा तो यहाँ पे कितना होगा 3C2, 3C2 का 3 पोजीशन थी, 1 2 3, इनमें से कोई 2 फिल करनी है मुझे, कोई भी 2 हो सकती है ना। देखो ये तुम्हें समझ ना, एक मिनट रुको, इसको समझा देता हूँ ये बन कैसे रहा, 3C2 क्यों लेता हूँ मैं। जैसे मान के चलो कोई 3 पोजीशन है मेरे पास, 3 ये, इनमें मुझे कोई 2 पोजीशन भरनी है, तो वो हो जाएगा 3C2। जैसे कि मान के चलो ए बी, इनसे भरनी है कोई 2, ए बी से, ए बी ऐसे भी हो सकता था ये एम्प्टी हो जाए, या फिर ए बी ये एम्प्टी हो जाए, या फिर ए बी ये एम्प्टी हो जाए। यही तो 3 केस बनेंगे, समझ गए, ठीक है जी, इस टाइप से बनते हैं ये। अभी मैंने इसमें आगे पीछे के नहीं लिए थे कि आगे पीछे भी हो सकते हैं ये। तो यहाँ से क्या हो गया ये 3C2, ये कितना हो जाएगा 3C2, टोटल कितना हो गए 3, ये इंटू 3, तो टोटल 27, ये हो गए 27 केस। अच्छा जी, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितना हो गया 54 + 27, कितना हो गया 81। इसके अलावा कुछ हो सकता है, जब हम देख रहे हैं कि भाई एक बार मैंने एक कप को रखा एक रो में, एक बार ऐसा कर दिया कि मैंने हर किसी रो में 2 हो, ऐसा हो सकता है कि हर किसी रो में 3 हो जाएं। टोटल कप तो मेरे पास 6 ही हैं, उन 6 को ही तो अरेंज करूँगा मैं, समझ गए। तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा टोटल केस कितने हो गए 81, ये है जी, ठीक है। ये हो गया मेरा CSAT 2022 का पेपर कंप्लीट।